So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture 4 of our course Number Theory, in which I'm providing you proper notes, question practice, and आज हम लोग CSIR नेट के PYQ क्वेश्चंस भी करेंगे एंड डेफिनेटली ये टॉपिक आपके IIT जैम CSIR नेट गेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है. एंड माई सेल्फ आयुष गुप्ता, आई एम गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम NIT जयपुर इन MSc मैथमेटिक्स. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर. ओके, सो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, existence of solution if the GCD is not equals to 1, and we will also see a trick to find the solution of system of linear congruences when GCD is not equals to 1, and at the last we will see the PYQ CSI net questions. Okay, so write on the first heading Chinese remainder theorem. The first heading Chinese remainder theorem. So basically the first question comes in our mind that चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम आखिरकार हम यूज क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर गोइंग टू यूज दिस. सो द आंसर इज बेसिकली विद द हेल्प ऑफ दिस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वी कैन सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्फ्लुएंसेस. मींस अप टू लेक्चर 10 में हमने देखा था कि हम लीनियर कॉन्फ्लुएंसेस के एक लीनियर इक्वेशन मींस वन इक्वेशन को सॉल्व करते थे, बट अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशंस आ जाएं तो उस केस में हम लोग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं. ओके, सो राइट डाउन इन दिस, लेट m1 m2 m3 up to mn are positive integers and the GCD of mi comma mj is equals to 1 if I is not equals to j. Then लेट्स सपोज कि हमारे पास अगर यहाँ पे n नंबर्स दिए गए हैं तो हमारे पास, मैं एक जनरल केस मान रहा हूँ जहाँ पे हमारे पास n लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है. लेट्स सपोज x is congruent to a1 with modulo m1, x is linear congruent to a2 with modulo m2, एंड इस तरह से लेट्स सपोज कि हमारे पास गिवन है x is congruent to an with modulo mn, और इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं लेट्स सपोज स्टार से, कि स्टार ये डिनोट कर रहा है कि हमारे पास n लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं. देन दिस लीनियर कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन with respect to modulo m1 into m2 into m3 up to mn, विच मीन्स कि अगर हमारे पास एक कोई लीनियर कॉन्फ्लुएंस गिवन है और उस लीनियर कॉन्फ्लुएंस में हमारे पास n सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्फ्लुएंसेस हैं, तो उसके पास हमारे पास उसके यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस मॉडुलो इफ द जीसीडी इज इक्वल्स टू 1. अगर हमारे पास उन सब की जीसीडी 1 आती है देन इन दैट केस वी विल गेट द यूनिक सॉल्यूशन. बट क्वेश्चन इज कि हमें यूनिक सॉल्यूशन की मिल रही तो हमें मालूम चल गया, बट यूनिक सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे. सो लेट्स सपोज let x bar is solution of a star. मान लेते हैं कि x बार हमारे पास स्टार का एक सॉल्यूशन है. देन x बार इज इक्वल्स टू a1 टाइम्स m1 इनवर्स विथ मॉडुलो स्मॉल m1 प्लस a2 m2 इनवर्स with modulo m2 plus up to so on
an mn inverse with modulo mn. So where, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये फॉर्मूला है, इस सब में, इस पूरे फॉर्मूले में हमारे पास लास्ट में हम क्या करते हैं कि एक मॉडुलो कैपिटल एम भी लगाते हैं। तो अब देखते हैं इनका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम m का मतलब देखें, सो m इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, मींस m1 m2 m3 up to mm, and the capital Mi is equals to m upon small mi, where I is equal or greater than 1 and equal or less than n. फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि अगर हमसे कहा गया है क्वेश्चन, हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। सपोज द क्वेश्चन इज, ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन। सपोज हमारे पास कहा गया कि फाइंड सॉल्यूशन ऑफ x which is congruent to 1 modulo 3, x which is congruent to 2 modulo 4, and x which is congruent to 3 modulo 5। हमारे पास ये गिवन, और हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है विच इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे अगर हम अपनी डिफिनेशन को देखें, सो भाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास जो भी मॉडुलो के अंदर m1 m2 m3 mn आते हैं, इन सब की जीसीडी हमारे पास अगर 1 होती है तो उस केस में हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जीसीडी 1 आती है नहीं। सो लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, m1 is 3, m2 is 4 and m3 is 5. So definitely the GCD of 3, 4, 5 is equals to 1, which implies that let's suppose कि अगर मैं इसे यहाँ पे स्टार मान लेता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि the equation star has a unique solution. So by Chinese remainder theorem हम यहाँ पे इसके सॉल्यूशन लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे x bar is equals to a1 times capital M1 inverse with modulo M1 plus a2 times capital M2 inverse modulo M2 plus a3 times capital M3 inverse modulo M3, और इन सब के बाद होल में हम लोग क्या लगा देते हैं लास्ट में, मॉडुलो कैपिटल M। तो यहाँ पे सबसे पहले इन चीज़ों को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास वेयर कैपिटल M, तो कैपिटल M हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, m1 into m2 into m3, so it becomes 3 into 4 into 5, so my capital M becomes, it is 12 into 5 which is 60। तो कैपिटल M की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब सिमिलरली हम m1 भी निकाल लेते हैं। सो m1 विल बी m अपॉन स्मॉल mn। सो m की वैल्यू हमारे पास आई थी 50 और m1 की वैल्यू है 3, सो इट इज 20। m1 की वैल्यू हमें यहाँ से 20 मिल जाती है। m2 भी निकाल लेते हैं। सो m2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m2, सो इट इज 60 अपॉन 4। सो m2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50, एंड सिमिलरली m3 is equals to capital M upon small m3, so it is 60 upon 5 and hence it becomes 12। तो यहाँ से हमें अपने m और m i's की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे अगर मैं अपने क्वेश्चन में देखूँ तो इन द क्वेश्चन a1 a2 एंड a3 की वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। सो a1 विल बी 1, a2 विल बी 2 एंड a3 विल बी 3। सो हमें, हाँ, अगर मैं अपनी इन सब वैल्यूज को x बार में रख देता हूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, सी, सो फ्रॉम हियर x बार
is equals to a1 times m1, which is 20, into m1 inverse with modulo m1, which is mod 3, plus a2 times a2 m2 times m2 inverse modulo of m2, and similarly a3 times m3, जो कि हमारे पास 12 आया था, इंटू m3 इनवर्स मॉडुलो 5, और इन सब के बाद एक होल मॉडुलो हम लगा देते हैं, विच इज मॉडुलो कैपिटल M, विच इज मॉडुलो 60. ओके, नाउ सॉल्व दिस. अच्छा, तो अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 20, दैट इज 20, इंटू 20 इनवर्स मॉडुलो 3, and here it is 30 times 15 inverse modulo 4, and it is 36 times 12 modulo 12 इनवर्स मॉडुलो 5, एंड इन सबका होल मॉडुलो हमारे पास लग जाएगा मॉडुलो 60. नाउ लेट्स सपोज इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इट्स अब इक्वेशन 1. तो अगर मैं अब यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो हमारे इस इक्वेशन में हमें 20 इनवर्स मॉडुलो 3 मिल रहा है, 15 इनवर्स मॉडुलो 4 एंड 12 इनवर्स मॉडुलो 5. तो अगर मैं अपने इस नंबर को अल्फा मान लेता हूँ, इसे बीटा और इसे गामा, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये सीखा है कि हम किस तरह से इनवर्स मॉडुलो को निकाल सकते हैं. नाउ लेट्स सी कि हमने मान लिया लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 20 इनवर्स मॉडुलो 3, तो हमारे पास ये हो जाएगा यहाँ से इट इज. तो एक्चुअली हमने एक ट्रिक सीखा था कि हम किस तरह से इसको निकाल सकते हैं. लेट्स सपोज कि हमारे पास ये नंबर अल्फा कॉन्ग्रुएंस में गिवन है, सो वी कैन राइट डाउन 20 टाइम्स अल्फा विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 3, एंड इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 अल्फा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स के. नाउ फ्रॉम हियर अब हम लोग क्या करना होता है हमें, कि हम अल्फा की डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज को पुट करेंगे और देखते हैं कि किस पोजीशन पर ये 3 का मल्टीपल हमें देगा. लेट्स सपोज कि हमने अल्फा की फर्स्ट पोजीशन पर अगर 1 रखा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1 माइनस 1, which is actually 19, and 19 is not multiple of 3. सेकेंड पोजीशन अगर हम चेक करें, so it is 20 into 2 minus 1, which is 40 minus 1, and it becomes 39. So yes, 39 is the multiple of 13. So yes, this is correct. So the numbering here I'm getting 2, so 2 will be the answer of inverse, which means alpha की वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिल गई. दिस इज द ट्रिक जो हमने लास्ट लेक्चर्स में सीखा है. नाउ अब हम सेकंड भी निकाल लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, लेट्स सपोज कि हमने बीटा मान लिया 15 इनवर्स मॉडुलो 4, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 15 बीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 4 के. तो अगर मैं यहाँ पे बीटा की डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर देखता हूँ वैल्यू, लेट्स सपोज फर्स्ट पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 इंटू 1 माइनस 1, विच इज 14, एंड 14 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, सो इट इज इनकरेक्ट. सेकेंड पोजीशन पर अगर मैं 2 रखता हूँ बीटा की वैल्यू, सो इट इज 30 minus 1, which is 29, is not multiple of 4. It is also incorrect. थर्ड पोजीशन पर अगर मैं 3 रखता हूँ, so it becomes 44. Yes, it is the multiple of 4. So it is true. That's why 3 is the inverse value of beta, which is beta is equals to 3 is my inverse. And now let's suppose कि हमने इस वैल्यू को गामा मान लिया, which is 12 inverse modulo 5. Now we can write down here 12 gamma minus 1 is equals to 5k. नाउ सिमिलरली अगर मैं उसी ट्रिक को अप्लाई करता हूँ, तो फर्स्ट पोजीशन पर अगर मैं गामा की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 1, विच इज 11, एंड 11 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 5. सेकेंड पोजीशन पर जब मैं 2 रखता हूँ, सो इट बिकम्स 23, विच इज ऑल्सो नॉट मल्टीपल ऑफ 5. थर्ड पोजीशन पर अगर मैंने 3 रखा, सो इट बिकम्स 12 3 which means 36 minus 1. Yes, it is 35, and which is 5 into 7,
which is a multiple of 5, and hence this position will be our answer, which is gamma is equals to 3. Now put all these values in our equation number 1. अगर मैं इन सब values को equation number 1 में रखता हूँ, देखिए मुझे क्या मिल जाएगा. So from equation number 1 we get x bar is equals to 20 times अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई थी 2 with modulo 3, and then 30 times 15 inverse, so plus 30 times 15 inverse की वैल्यू आई है 3 with modulo 4, and plus after that we have 36 times, so it is 36 times 3 with modulo 5, and इनका whole modulo हमारे पास है which is modulo 60. कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर. So from here we can calculate this, which is 40 modulo 3 plus 90 modulo 4 plus and this becomes चलिए 18 का 8 हासिल, so it is like this 108 modulo 5 with whole modulo 60. तो ये हमारे पास यहाँ पे गिवन है. तो अगर मैं अब यहाँ पे देखता हूँ तो हमें इनकी वैल्यूज को यहाँ पे सॉल्व कर लेना है, विच मीन्स 40 अंडर मॉडलो 3. तो हमारे पास 40 अंडर मॉडलो 3 क्या आ जाएगा. लेट्स सपोज कि अगर मैंने यहाँ पे कहा कि अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मॉडलो तो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, मीन्स मॉडलो हैज बीन सॉल्व्ड. मॉडलो तो हमने इनवर्स के साथ सॉल्व कर ही लिया था, और इस मॉडलो को सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक मॉडलो हमारे पास बचता है, दैट इज होल मॉडलो जो हम लेके चलते हैं. सो राइट डाउन हियर दैट, व्हिच मींस, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ, वेट फॉर अ सेकंड. Okay, so from here what I'm getting, that 40 plus 90 plus 108 and whole modulo is 60. Now let's suppose कि हमने जब इनवर्स सॉल्व किया तो इनवर्स में हमने इन मॉडुलोस का यूज कर लिया था, तो इन मॉडुलो का एक बार यूज करने के बाद जो हमारा होल मॉडुलो है हम उसका यूज करेंगे. सो फ्रॉम नाउ वी गेट 8 and it is 10 23, yes it is 238 with modulo 60. तो ये हमारे पास आ जाएगा. नाउ अंडर मॉडुलो 60 अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ, सो विल राइट द रिमाइंडर. फॉर एग्जांपल कि अगर मैंने 238 को 60 से डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा. फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस बेसिकली द रिमाइंडर विल बी x bar is equals to 58. So this will be our unique solution for this question. Let's suppose कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, राइट ऑन द सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x congruent a modulo 11 and x congruent b modulo 15. तो हमें इसे सॉल्व करना है, एंड विद रेस्पेक्ट टू हमें गिवन है with respect to the modulo 165. It is given in the question. The options are 1, 2, 3 and infinity. Okay, so first of all try to solve by yourself. आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से कीजिए. ओके, सो नाउ आई विल सॉल्व दिस. सी, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है. अगर हम देखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट लीनियर कॉन्फ्लुएंस में 11 आ रहा है एंड सेकंड लीनियर कॉन्फ्लुएंस में 15 आ रहा है, और हमने
चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है कि जब कभी भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है तो उस केस में अगर जो हमारे मॉडुलो के अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनकी जीसीडी अगर 1 आ जाए, जीसीडी अगर 1 आती है तो उस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. लेट्स सी, अगर हम यहाँ पे देखें देन जीसीडी ऑफ 11 and 15 which is equals to 1, so which implies that there exists unique solution, there exists unique solution by Chinese remainder theorem. Chinese remainder theorem. So the number of solution will be equals to 1, which means option number A is true. Okay. So now write down the next heading जो कि हमारे पास हो जाएगा. Okay, wait students for a second. Okay, write down the next heading. Okay. Yes. So next heading was that अगर हमारे पास GCD 1 के इक्वल ना हो, which means तब हम existence of solution कैसे निकालते हैं. So existence of solution when the GCD is not equals to 1. तो इसमें लिखिए basically if x is congruent to A modulo m1 and x is congruent to B modulo m2 is a system of linear congruences, then it has a unique solution, or you can say it has a solution. Basically यहाँ पे भी हमें unique solution ही मिलेगा. So it has a unique solution if the GCD of m1 comma m2 divides a minus b. फॉर एग्जाम्पल इसका एक हम एक क्वेश्चन देखते हैं. सपोज कि हमें गिवन है क्वेश्चन में x is congruent to 2 with modulo 6 and x is congruent to 4 with modulo 8 has a solution. So it is true or not, it has a solution or not. और अगर इसके पास solution है तो कितने solutions हैं. Let's suppose कि हम एक options के थ्रू से देखते हैं. Okay, so solve this question. See, सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा क्या इसकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करती है. तो उसके लिए अगर हम सबसे पहले देखें तो जीसीडी ऑफ 6,8 यहाँ पर 2 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 1. तो जब कभी भी ऐसी केस आती है हमारे पास कि अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस हैं और उनकी जीसीडी नॉट इक्वल्स टू 1 आती है, देन यहाँ पे हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज नहीं कर सकते बिकॉज चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में वहाँ पे जीसीडी हमेशा 1 के इक्वल आनी चाहिए. सो इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे कि हम चेक करेंगे कि जीसीडी ऑफ m1 कॉमा m2 क्या a माइनस बी को डिवाइड करती है, विच मीन्स कि अगर हम यहाँ पे देखें देन जीसीडी ऑफ m1 एंड m2 विल बी 6 and 8 डिवाइड्स 2 minus 4. इट इज ट्रू और नॉट, लेट्स सी. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जीसीडी ऑफ 6 कॉमा 8 is 2 which divides minus 2. Yes, which is true, which means hence the system of linear congruence has a unique solution. As a unique solution. Okay, so write down one more question. Okay, so write down one question here
द सेकेंड क्वेश्चन, लेट्स सपोज कि हमें गिवन है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 12 एंड x इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 20 हैज अ सॉल्यूशन। आपको बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। सो अगेन अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस आ जाते हैं देन इन दिस केस वी विल ट्राई टू अप्लाई अवर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। बट अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जीसीडी ऑफ 12, 20 तो यहाँ पे डेफिनेटली इट इज 4 आ जाएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, सो वी कांट यूज अवर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। दैट्स वाई अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, जीसीडी ऑफ 12, 20 क्या a माइनस बी को डिवाइड करेगा, विच मीन्स 5 - 4। सो फ्रॉम हियर वी गेट 4 डिवाइड्स 1 विच इज स्ट्रॉन्ग, ये तो फॉल्स हो जाएगा, 4 डजंट डिवाइड्स 1, so which implies that this system of linear congruences has no solution. Okay, so our second topic is done. Now write down the next topic, that अगर हमें इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में तो मालूम चल गया कि हम किस तरह से देख सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, वो हम इस कंडीशन के थ्रू देख सकते हैं। बट अगर हम एग्जिस्टेंस के बाद ये बात करते हैं कि वो सॉल्यूशन निकाले कैसे जाएंगे, सो राइट डाउन द हेडिंग, व्हेन it is the next heading, the GCD is not equals to 1, then we will see a trick to solution. With the help of trick, we can solve it easily. Okay, so we will understand it by a question. Let's suppose कि अगर मैंने यहाँ पे question लिया that find solution of x which is congruent to 3 modulo 6 and x which is congruent to 5 modulo 8, तो हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, बिकॉज हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस मिल गए। बट अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ जीसीडी ऑफ 6, 8 विच इज नॉट इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगा सकता। सो अब मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, क्या जीसीडी ऑफ 6, 1 विच इज बेसिकली 2 जो हमारे पास आता है, क्या ये 2 a माइनस बी को डिवाइड करेगा, विच इज 2 basically divides -2, so yes it's true. Hence यहाँ से मुझे ये मालूम चल गया which implies that solution exists, और वो भी यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम इस सॉल्यूशन को निकालेंगे कैसे। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास गिवन है x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडुलो 6, इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1, एंड द सेकंड इक्वेशन इज x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 8, इट इज अवर सेकंड इक्वेशन। नाउ सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर हम देखें, इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको लिख सकते हैं x is congruent to 3 modulo 6 can be written as x minus 3 is equals to 60. So from here x की वैल्यू हमें मिल गई which is 3 plus 60, जहाँ पर t हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है जो कि हमें इसको डिवीजन करने से मिलता है, बिकॉज हमने पढ़ा है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 6 डिवाइड्स x माइनस 3। अगर 6 इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब कि जब मैंने 6 से x माइनस 3 को डिवाइड किया तो ये किसी नंबर t के बराबर आ गया, और उसी चीज को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर। सो फ्रॉम सेकंड अगर मैं इक्वेशन नंबर सेकंड से देखूं, सो इक्वेशन नंबर सेकंड से हमें क्या मिल रहा है, x which is congruent to 5 modulo 8. So from here basically we can put this value of x here, so we get 3 plus 60 which is congruent to 5 modulo 8, which implies that कि यहाँ से अगर मैं देखूं तो 3 को अगर मैं इस साइड भेजता हूँ, so it becomes 60 which is congruent to 5 minus 3 with modulo 8, so we get 60 which is congruent to 2 times modulo 8.
तो अब अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक a times c, if it is congruent to b times c with modulo n, then we can write down a which is congruent to b with modulo n divided by gcd of c comma n. बेसिकली ये होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इस रिजल्ट को मैंने यहाँ पे अप्लाई करना चाहा, तो अगर मैं यहाँ पे c को 2 मान लेता हूँ, सो इट कैन बी रिटन एज 3t which is congruent to 1 modulo 8 divided by the GCD of 2 comma 8. So from here we get 3t which is congruent to 1 modulo 8 divided by 2. Basically it is 8 divided by 2. So from here we get 3t which is congruent to 1 modulo 4. So we have to solve this equation. So we can write 3t minus 1 is equals to some 4 के where k is any constant. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो t की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास ये 4 का मल्टीपल बन जाएगा, ये पूरा इक्वेशन हमारे पास 4 का मल्टीपल t के कौन सी वैल्यू के लिए बन रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे t की वैल्यू लेट सपोज 1 लिया तो ये हो जाएगा 3 minus 1 which is 2 which is not multiple of 4. 2 लेता हूँ so it is 6 minus 1 5 is also not multiple of 4. अगर मैंने t की वैल्यू 3 ले लिया so it is 9 minus 1, yes it is 8 and 8 is multiple of 4. तो t की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई। so from above इक्वेशन, अगर मैं अपने above इक्वेशन में देखूं तो x की वैल्यू हमारे पास आई थी 3 प्लस 6t। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख दीजिए तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 6 टाइम्स 3 which implies that x is equals to 21. So by this way we can solve our linear congruences when the GCD is not equals to 1. Okay, so अब हम लोग कुछ CSIR नेट के PYQs कर लेते हैं। So write down the next heading, PYQs of CSIR net. Okay, so the first question is question number 1. ये क्वेश्चन बेसिकली 2026 में पूछा गया था नेट। इसमें लिखिए कि which of the following statements has solution. Option number A is x which is congruent to 23 modulo 2000 and x which is congruent to 45 modulo 6789. Option number B is x which is congruent to 23 with modulo 1000 and x which is congruent to 54, x which is congruent to 54 with modulo 6789. The third option is x which is congruent to 32 modulo 1000 and x which is congruent to 54 modulo 9876. And the fourth option is x which is congruent to 32 modulo 1000 and x which is congruent to 44 modulo 9876. Okay, so first of all try to solve by yourself, then I will try. Okay, so now I'm going to solve this question. See,
सो इन द फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या दिया है, अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास है इन ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंसेस गिवन है, तो इसका मतलब कि सबसे पहले हम देखेंगे चाइनीज थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बोलता है कि अगर इनकी जीसीडी जो कि यहाँ पे 2006, 7, 8, 9 है, तो डेफिनेटली इनकी जीसीडी यहाँ पे 1 आएगी, तो इसका मतलब कि इट हैज़ सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू और हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी की अगर मैं बात करूँ, देन जीसीडी ऑफ 1006, 7, 8, 9, अगर हम इनकी भी जीसीडी देखेंगे इट इज ऑल्सो 1, तो डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट हियर, विच मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो ट्रू। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, जीसीडी ऑफ 1000, 9876, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसकी जीसीडी हमें 4 मिल जाएगी, 4 यहाँ पे कॉमन आ रहा है। तो अगर हमें कभी भी जीसीडी नॉट इक्वल्स टू 1 मिलेगी तो उस केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि क्या वो जीसीडी डिवाइड करती है a माइनस बी को, और यहाँ पे a की वैल्यू 32, b की वैल्यू 54, सो इट बिकम्स 32 माइनस 54। लेट्स सी, देन 4 डिवाइड्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8 and 4, it is 12, which means 22, and definitely 4 doesn't divide 22, तो ये तो हो गया फॉल्स, यानी कि सी इज नॉट ट्रू। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, देन ऑप्शन नंबर डी में हमारे पास गिवन है जीसीडी ऑफ 1000 and 9876, तो इनकी भी जीसीडी बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगी, जो नंबर था सेम, तो ये भी हमारे पास नॉट इक्वल्स टू 1 है। इस केस में अगर हम देखें तो 4 डिवाइड्स a माइनस बी, विच मीन्स 32 माइनस 44, सो इट इज 4 डिवाइड्स -12, यस इट इज ट्रू। तो इसका मतलब कि विच एम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, and hence option number D is also true. So in this question, our three options are true: option A, B, and D. Basically, this is a you can say it is a part C question, and C is incorrect. Okay, thank you.